अगर आप आरबीआई द्वारा हाल में बजाज फाइनेंस पर 2 ऐप के द्वारा लोन न देने के लिए जो कार्रवाई की गई है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में आरबीआई द्वारा एक डिटेल स्टडी करवाई गई है जिसमें कि ये पता लगा है कि पर्सनल लोन सेगमेंट में बैंक और एनबीएफसी के काफ़ी लोन एनपीए हो रहे हैं और उनकी रिकवरी में मुश्किलें आ रही हैं। दोस्तों, पर्सनल लोन वो वाले लोन हैं जिसमें कि कोई गारंटी नहीं ली जाती और गारंटी ना होने की वजह से इसमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालाँकि बीच में काफ़ी बैंकों ने इसका खंडन किया था कि हम जितने भी पर्सनल लोन ग्रांट कर रहे हैं वो केवल सैलरी क्लास को या अपने अकाउंट होल्डर को ही कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में बैंक आरबीआई द्वारा ये देखा गया कि एनबीएफसी जो पर्सनल लोन ग्रांट कर रहे हैं उनका एक तो क्वांटम काफ़ी छोटा होता है, 2 लाख से नीचे होता है या ज़्यादातर 50,000 से नीचे होता है। जो 50,000 से नीचे वाले पर्सनल लोन है उसमें डिफ़ॉल्ट का रेट और ज़्यादा है क्योंकि वो उस सेगमेंट को दिया जा रहा है जो कि रिपेमेंट करने का उनका कोई अनुशासन नहीं है। इसी वजह से आरबीआई ने हाल में पर्सनल लोन के एवज में कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को 100% से बढ़ा करके 125% कर दिया है। इसमें केवल पर्सनल लोन को ही शामिल किया गया है। हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है या वाहन का हाइपोथिकेशन होता है। एजुकेशन लोन में डिफ़ॉल्ट के चांसेस कंपैरेटिवली पर्सनल लोन के कम होते हैं, इसलिए एजुकेशन लोन को इस कैटेगरी से एग्जम्प्ट कर दिया गया है और ना ही गोल्ड लोन को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जो पर्सनल लोन में लगातार डिफ़ॉल्ट को देखते हुए और पर्सनल लोन देते वक्त एनबीएफसी आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में हाल ही में बजाज फाइनेंस पर आरबीआई ने अपने 2 ऐप के माध्यम से, जो एक ई कॉमर्स फैसिलिटी है, दूसरा ईएमआई है, उन दोनों लोन्स पर बैन लगा दिया है जब तक कि उसमें रेक्टिफिकेशन नहीं की जाती। आखिर ये बैन क्यों लगाया गया है, इसका सबसे मुख्य कारण ये बताया गया है कि बजाज फाइनेंस द्वारा की बॉरोवर्स को की फैक्ट स्टेटमेंट नहीं बताई जाती। आखिर की फैक्ट स्टेटमेंट क्या है और आरबीआई ने क्या एक्शन लिया इस पे बजाज फाइनेंस पे, इसको जानने के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। आइए क्रमबद्ध ढंग से उस प्रेजेंटेशन में आपको बताएं कि की फैक्ट स्टेटमेंट क्या है और आरबीआई का क्या एक्शन लिया गया। की फैक्ट स्टेटमेंट क्या है और why do RBI insist for providing key fact statement to the borrowers? ये आरबीआई का सर्कुलर है, आरबीआई /2014-15/422 GBR LEG नंबर BC 64/009.07.005/2014-15 जनवरी 22 2015 का सर्कुलर है जिसमें ऑल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक excluding RRBs. Dear sir or madam, display of information by bank. Please refer to our circular DBOD LEG number BC 33/09.07.005/2008-209 dated August 22 2008 and DBOD LEG BC .442/20 09.07.005/208-9 dated September 12, 2008 on display of information for promoting transparency in the operation of banks. In order to further enhance transparency in pricing of credit based on recommendation of working group on pricing of credit, banks are advised to adhere to the following additional information. ये additional information क्या क्या है? एक तो वेबसाइट होनी चाहिए बैंकों की और एनबीएफसी की। Banks should display on their website the interest rate range of contracted loans for the past quarter for
different categories of the advances granted to the individual borrowers, along with the mean interest rate for such loans. Point number 2, the total fee and charges applicable on various type of loans to individual borrowers should be disclosed at the time of the processing of loan, as well as displayed on the website of the banks for transparency and comparability, and to facilitate informed decision making by the customer. Third point, banks should publish annual percentage rate APR or such similar other arrangement of representing the total cost of credit on loans to an individual borrower on their website, so as to allow customer to compare the cost associated with the borrowing across product and और lenders. पहले तो वेबसाइट में ये सारे डिस्प्ले होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीस चार्ज और एनुअल परसेंटेज रेट, जो कि कस्टमर को ये जानने के लिए हो जाए कि ये किस ढंग से डील कर रहे हैं और को क्या फायदा रहेगा, क्या नुकसान रहेगा। दूसरा पॉइंट है की स्टेटमेंट और फैक्ट शीट। बैंक शुड प्रोवाइड अ क्लियर कंसाइज वन पेज की फैक्ट स्टेटमेंट oblique fact sheet as per prescribed format in annexure to all individual borrower at every stage of the loan processing, as well as in the case of any change in any terms and condition. The same may also be included as summary box to be displayed in the credit agreement. ये की फैक्ट स्टेटमेंट भी जरूरी है। थर्ड पैरा में इसमें लिखा है, in order to give bank sufficient time to comply with the above instructions, it has been decided that the above additional guideline will come into force with effect from April 1st, 2015. अब 1 अप्रैल 2015 को ये गाइडलाइन शुरू अप्लाई हो जानी चाहिए। यूवर्स फेथफुली A.K. पांडे, चीफ जनरल मैनेजर, ये उनकी तरफ से इशू किया गया सभी बैंकों को, और यही बैंकों वाली इंस्ट्रक्शंस NBFC पे भी लागू होती हैं, RRB को छोड़कर। ये की फैक्ट स्टेटमेंट क्या होती है, इसका स्पेसिमेन भी दिया हुआ है। उसमें लोन अमाउंट, लोन टर्म्स, इंटरेस्ट टाइप फिक्स और फ्लोटिंग, इंटरेस्ट चार्जेबल इन केस ऑफ द फ्लोटिंग रेट लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बेस रेट क्या होगा, इन इंटरेस्ट चार्जेबल इन केस ऑफ द फिक्स रेट ऑफ लोन होगा तो वो रखा जाएगा, और फ्लोटिंग होगा तो बेस रेट और प्लस उसमें एडिशनल चार्ज कितना होगा। डेट ऑफ रिसेट ऑफ इंटरेस्ट रिसेट होगा। मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, फी पेएबल कितना फीस देनी है, ऑन एप्लीकेशन प्लीज इंडिविजुअली स्पेसिफाई ऑल टाइप ऑफ द फीस, सारी फीस जो है ना वो एप्लीकेशन में होनी चाहिए। ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ लोन प्लान प्लीज इंडिविजुअली स्पेसिफाई ऑल टाइप ऑफ द फीस, यदि किसी भी टाइप की फीस रहती है तो उसमें कितना कितना होना है पूरा डिटेल होना चाहिए। ऑन फोरक्लोजर ऑफ द फी, फोरक्लोजर पे यदि किसी को अपना लोन जल्दी बंद करना है तो उस पे कितनी फीस चार्ज होगी वो भी आपको लिखना होगा। फी रिफंडेबल इफ लोन नॉट सैंक्शन और डिसबर्स, यदि आपने कोई प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह दिए हैं तो उसके कितना फी रिफंड होगा उसका भी डिटेल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कन्वर्जन चार्जेस फॉर स्विचिंग फ्रॉम फ्लोटिंग टू फिक्स इंटरेस्ट एंड वाइस वर्सा, यदि कोई भी व्यक्ति लोन लेता है और वो पहले फ्लोटिंग पे लिया फिर वो फिक्स करवाना चाहता है, या पहले फिक्स लिया तो उसको फ्लोटिंग कराना चाहता है, तो उसके लिए भी क्या चार्जेस होंगे वो भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, यदि डिले करता कोई पेमेंट में तो उसके लिए क्या पेनल्टी होनी चाहिए वो भी दिखानी पड़ेगी। तो इस टाइप के सारे जो फीस है उसकी पूरी डिटेल फैक्ट शीट में दिखानी पड़ेगी। 8वां पॉइंट है EMI पेएबल, कितने की EMI होगी वो भी। डिटेल ऑफ द सिक्योरिटी और कोलेटरल ओपन, यदि कोई सिक्योरिटी लिया या कोलेटरल लिया उसकी भी डिटेल देनी। डेट ऑन विच एनुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस स्टेटमेंट विल बी इशूड, इस डेट को सालाना उसकी आउटस्टैंडिंग या बैलेंस की स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाएगी, वो भी बता दी जाएगी फैक्ट। तो ये इंफॉर्मेशन एक पेज की है, उस एक पेज की इंफॉर्मेशन को बॉरोवर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी बैंकों को या NBFC को। दोस्तों, बजाज फाइनेंस पे क्यों रोक लगाई गई, उनके दो स्कीम्स के बारे में, ये RBI का लेटर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, एक्शन अगेंस्ट बजाज फाइनेंस लिमिटेड अंडर सेक्शन 45L subsection 1 clause B of the Reserve Bank of India Act 1934. The Reserve Bank of India has today
in exercise of its power under Section 45L, subsection 1B of the Reserve Bank of India Act 1934, has directed Bajaj Finance Limited, the company, to stop sanction and disbursal of loans under its two lending products, Ecom and Insta EMI card, with immediate effect. This action is necessitated due to non-adherence of the company to the extent provisions of the digital lending guidelines of the Reserve Bank of India, particularly non-issuance of key fact statements to the borrowers under these two lending products, and deficiencies in the key fact statements issued in respect of the other digital loans sanctioned by the company. These supervisory restrictions will review upon the rectification of the said deficiency to the satisfaction of RBI. योगेश दयाल, चीफ जनरल मैनेजर। ये प्रेस रिलीज है 2023-2024 पब्लिक 1295। इस प्रेस रिलीज के बाद दोस्तों, इस पर प्रेस रिलीज में काफी क्लियर लिखा हुआ है कि इनके दो प्रोडक्ट पर लोन डिसबर्स और सैंक्शन करने के लिए रोक लगा दी गई है जब तक कि ये रेक्टिफिकेशन नहीं करते। अब बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर बोनस जाता है कि वो कितनी जल्दी रेक्टिफिकेशन को करके आरबीआई की कंप्लायंस करते हैं। अगर वो रेक्टिफिकेशन जल्दी नहीं करते हैं तो आरबीआई का बैन उन पे लगा रहेगा। दोस्तों, थोड़ा सा ये दो प्रोडक्ट क्या हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। बजाज फाइनेंस एक बहुत ही इमर्जिंग कंपनी है जो कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग करती है। लोगों को घर घर में फोन करके उनके छोटे छोटे कंज्यूमर आइटम्स के लिए भी फाइनेंसिंग करती है। और जो इंस्टा ईएमआई वाला प्रोडक्ट है उसमें 2 लाख रुपए तक का लोन उनको तुरंत दिया जाता है और उस लोन को कहा जाता है कि विदाउट इंटरेस्ट रहेगा, 60 ईएमआई में उसको रिपे करना होगा। उनको बस बजाज फाइनेंस की साइट पे या जहाँ से वो कोई चीजें खरीद रहे हैं वहाँ उन्हीं सेलर के साइट से बजाज फाइनेंस की साइट को एक्सेस करना होगा और अपना लोन अप्लाई करना होगा, जिसमें कि वो अपना आधार कार्ड और अपने आइडेंटिटी प्रूफ और अपना इनकम का प्रूफ इत्यादि देंगे और उसके बाद बजाज फाइनेंस लिमिटेड उनको 2 लाख रुपए का लोन तुरंत सैंक्शन कर देगा और वो अपने सामान खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी को बड़ा टीवी खरीदना है और फ्रिज खरीदना है, घर का कई सामान खरीदने हैं, तो वो तुरंत बजाज फाइनेंस में अप्लाई करेगा और बजाज फाइनेंस लोन सैंक्शन करके और सेलर को पैसा दे देगा और फिर धीरे धीरे 60 ईएमआई में बजाज फाइनेंस को बोरोवर लोन का पैसा वापस करेगा। अब ये दिखने में तो काफी सिंपल है, लेकिन इसमें बजाज फाइनेंस द्वारा अपनी वेबसाइट पे की फैक्ट स्टेटमेंट नहीं लगाई गई। कितना इसमें एक्सपेंसेस आते हैं, किस ढंग से ये फी चार्ज होगी, या जो जीरो इंटरेस्ट रेट बता रहे हैं उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जहाँ जिस भी सेलर के साथ उनका टाई अप है, क्योंकि वो कुछ ही स्टोर हैं जिनके यहाँ से वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, उनके साथ टाई अप करके जो चीजें वो बेच रहे हैं उसके रेट्स में कोई ट्रांसपेरेंसी ना हो, उसको रेट्स को थोड़ा सा एक्सक्लेट करके अपना जो इंटरेस्ट का मार्जिन है वो कहीं वहीं से बनाया जा रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये देखा कि वो की फैक्ट स्टेटमेंट उन्होंने न तो अपनी वेबसाइट पर लगाई है और ना ही जहाँ पर भी वो अपने शोरूम में वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं वहां पर भी की फैक्ट स्टेटमेंट नहीं लगाई गई है। तो इन दोनों प्रोडक्ट में की फैक्ट स्टेटमेंट न लगाने की वजह से ही आरबीआई ने उन पर बैन लगाया है। साथ ही ये भी आरबीआई ने पाया है कि जो की फैक्ट स्टेटमेंट और प्रोडक्ट के लिए बजाज फाइनेंस देता है उसमें भी कई गलतियां पाई गई, कई चीजों को उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये एक्शन लिया गया। दोस्तों, ज्यादातर आजकल ई कॉमर्स के या डिजिटल प्रोडक्ट काफी तेजी से बैंक फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन उन डिजिटल प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में या बोरोवर तक पहुंचाने में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी न होने की वजह से, आरबीआई की गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो न करने की वजह से उन पर आरबीआई समय समय पर बैन लगाता रहता है। हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब वर्ड पर भी
बैन लगा दिया है ऑन बोर्डिंग के लिए। तो इस प्रकार की कई कार्रवाई जो कंज्यूमर के हित में की जाती हैं, वो आरबीआई एज ए सेंट्रल बैंक, एज ए कंट्रोलर ऑफ द बैंक और एनबीएफसी अपना जो राइट है उसको एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी ड्यूटीज को बखूबी से निभा रहा है। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।